हेलो दोस्तों, मैं लोकु जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हम एक इतिहास के विशेष टॉपिक से करने जा रहे हैं, जिसके बिना इतिहास अधूरा है। और इतिहास में देखेंगे, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध उस टाइम हुआ था। हम साइमन कमीशन के बारे में आज पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कैसे भारत के कोने कोने में इसका विरोध होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उस समय के लोग इस तरह लिख लिख कर, झुंड बनाकर, पंक्तियों में खड़े होकर, जब जहाँ जहाँ वो कमीशन जाती थी वहाँ पर लोग विरोध करते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए देखेंगे कि इसको समझना जानना इतना आसान हो जाएगा जिस तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। और अंत तक देखने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं होंगे ऐसे कि जो एग्ज़ाम में इससे ऊपर के लेवल का पूछा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर जॉन साइमन को। यही साइमन कमीशन जो है, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का जो नाम है साइमन कमीशन नाम दिया जाता है। सर जॉन साइमन का चित्र मैंने लगा दिया ताकि आपको अच्छे से इनके बारे में समझने जानने में आसानी हो। इसके गठन की बात करेंगे, साइमन कमीशन के गठन की बात करेंगे तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और इसका गठन क्यों हुआ था? अगर इसके गठन की बात करें कि अगर इसका गठन क्यों हुआ था, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा है। तो आप देखेंगे कि जब 1919 का अधिनियम आया था तो उसकी समीक्षा के लिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, मैंने जो अधिनियम लाया है, हम जो संस्थाओं का कर्मिक विकास है कैसे करना है इसके बारे में प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन उस समय विरोध हुआ था कि भाई, जो आप बोल रहे हो कि संवैधानिक संस्थाओं का हम कर्मिक विकास करेंगे, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो किस तरह करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। तो उस समय गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ठीक है, हम इसका 10 साल में जो है समीक्षा करेंगे। तो 10 साल में समीक्षा करने का मतलब, जब यह अधिनियम 1919 में आया था, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 1929 में इस अधिनियम की समीक्षा होनी थी। लेकिन होता क्या है कि कंजर्वेटिव दल जो है, जिसे हम हिंदी में रूढ़वादी दल कहते हैं, उस समय वहाँ पर सत्ता में थी इंग्लैंड में। और उसके पीएम, इस दल से जो संबंधित पीएम थे, स्टैनली बाल्डविन थे। तो स्टैनली बाल्डविन जो है, आप देखेंगे इंग्लैंड में उस समय चुनाव होने वाला था और इन्होंने सोचा कि यदि हम अगर साइमन कमीशन का गठन नहीं करते हैं और इसकी समीक्षा की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में अगर हम हार गए, दूसरा पार्टी का नेता आएगा और इसका सारा श्रेय उसको जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो साइमन कमीशन का गठन, मतलब एक प्रकार से इस अधिनियम की समीक्षा के लिए किया जाना था, वो 10 साल बाद अर्थात 1929 में होना था, उसको इन्होंने 1927 में गठित 2 साल पहले ही कर दिया। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसमें प्रावधान था कि इसकी 10 साल बाद जो है समीक्षा होगी। किसमें प्रावधान था कि 1919 में, अर्थात इस आयोग का गठन होना था 1929 में। लेकिन आप देखेंगे कि 1927 में ही, अर्थात समय से 2 वर्ष पूर्व के लिए गठित कर दिया गया, क्योंकि 1929 में आप देखेंगे इंग्लैंड में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। मैंने आपको अभी बताया। किस पार्टी द्वारा गठित की गई, तो याद रखे रहिएगा, कंजर्वेटिव दल के द्वारा यह गठित की गई। हिंदी में इसे रूढ़वादी दल बोलते हैं। देखिए, क्या मैं आपको बता दूं, जैसे आज अपने यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां हैं, जैसे भाजपा है और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वैसे वहाँ पर उस समय पार्टियाँ थी। कंजर्वेटिव पार्टी थी, लेबर पार्टी थी और लिबरल पार्टी थी। तो उस समय जो सत्ता में था वह कंजर्वेटिव दल था, रूढ़वादी दल। उसके पीएम थे स्टैनली बाल्डविन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही गठित कर दिया। इसके गठन को तो कंजर्वेटिव दल ने किया, किंतु इसके सदस्य जो थे, इसमें 3 सदस्य को शामिल किया गया। 3 सदस्य नहीं, सॉरी, 7 सदस्यों को शामिल किया गया। और जो 7 सदस्य थे, आप देखेंगे कि उनमें जो तीनों पार्टियां उस समय थी इंग्लैंड में, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, इन सभी पार्टियों के दलों से लोगों को शामिल किया गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ
कि देखिए कि मैं सत्ता में हूँ तो मेरे ही लोग शामिल होंगे। वहाँ पर क्या हुआ कि जो सत्ता में थे जिस पार्टी के लोग और जिस पार्टी के लोग सत्ता में नहीं थे, उनमें से कुछ लोगों को मिला के इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। आगे देखेंगे इसकी सदस्य संख्या अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 7 थे। टोटल कितने सदस्य थे, तो आंसर आपको करना है कि टोटल 7 थे। अब टोटल 7 थे, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, जॉन साइमन, जो लिबरल या उदारवादी दल से संबंधित थे। यहाँ जॉन साइमन का मैंने फोटो लगा दिया है। जॉन साइमन को आप देखेंगे, जो उस समय सत्ता में जो पार्टी थी, मैंने अभी बताया कंजर्वेटिव दल, उसने क्या किया कि अपने पार्टी के किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष नहीं बनाया। इसमें देखेंगे अध्यक्ष जो बनता है वह विपरीत दल का पार्टी बनता है, अर्थात लिबरल या उदारवादी दल का। ठीक है, तो जॉन साइमन जो था, यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यूनिक हो गया कि भाई सत्ता में कोई पार्टी है लेकिन वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन रही है, तो क्वेश्चन यहीं से उठा लेता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा कंजर्वेटिव दल, तो आपको याद आएगा अच्छा यही है जो सत्ता में, तो इन्हीं का होगा अध्यक्ष, तो यहीं आप गलत हो जाओगे। तो अध्यक्ष जो है वह लिबरल या उदारवादी दल से संबंधित थे, जॉन साइमन। ठीक है, इसमें 6 सदस्य और इनके छोड़ के थे, सभी अंग्रेज थे। अच्छा, इसका विरोध क्यों होता है, क्योंकि इसके विरोध होने का कारण ये था कि इसमें जो लोग शामिल थे वो सभी अंग्रेज थे। अब इतना महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है भारत में, संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा की जाएगी, कैसे भारतीयों को शासन प्रशासन में शामिल किया जाए, इस पे अब भारतीयों के लिए कानून बनाया जाएगा और उसकी समीक्षा भी की जा रही है, रिपोर्ट कैसा बनेगा उसमें बताइए। इतनी बड़े स्तर पे काम हो रहा भारतीयों के लिए, लेकिन उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसी बात को लेके आप देखेंगे संपूर्ण भारत में इसका विरोध होता है कि हमारे लिए कानून बनाए जा रहे हैं और हम पर कानून बनाने वाले अंग्रेज हैं जो हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं। 7 समुद्र से आए, उनको क्या मालूम कि रामकथा कहाँ हो रही है, उनको क्या लेना देना इससे। तो इसको लेकर क्या हुआ कि भारतीयों में असंतोष हुआ और इन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। आप देखेंगे ये सभी अंग्रेज थे, अर्थात आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध होता है। कोई भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, और क्यों नहीं किया गया था, तो उस समय आप देखेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था इरविन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इरविन था, और इरविन के कहने पर यह ऐसा किया गया कि इसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, सभी अंग्रेज शामिल होने के कारण इसे हम श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से अगर इसमें सभी अंग्रेज शामिल थे तो गोरे होते थे, इसलिए हम इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका औपचारिक नाम बात करें तो देखिए साइमन के अध्यक्षता में हुई थी, तो इसलिए हम लोग साइमन कमीशन कह देते हैं। लेकिन इसके औपचारिक नाम की बात करें तो इसका औपचारिक नाम जो था भारतीय संवैधानिक आयोग था। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक आयोग इसलिए बोला गया कि संवैधानिक संस्थाओं के विकास के बारे में अपना रिपोर्ट देना था कि 1919 का जो अधिनियम था या किस प्रकार से प्रभावी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका जो नाम था, औपचारिक नाम भारतीय संवैधानिक आयोग था, और इसको हमने साइमन की अध्यक्षता में हुई थी, इसलिए हम इसे साइमन आयोग के नाम से भी जानते हैं, और ज़्यादातर पॉपुलर है क्योंकि इसी नाम से इसका विरोध होता है। क्योंकि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे और यही भारत में इस आयोग के विशेष विरोध होने का कारण बना। जिस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का, देखिए विरोध क्यों होता है कि मैंने यही बताया ना कि जिस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था, उस आयोग ने किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, और जब भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो भारतीयों के लिए यह अपमानजनक हो गया और लोगों ने इसका विरोध किया। अब इतना जानिए कि आपके घर के लिए कोई कानून बने और आपके घर के सदस्यों को मालूम ना हो, बस आप पे आके थोप दिया जाए, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो वैसे उसी तरह था, जो आ रहा है 7 समुंदर पास, उसे ना राम कहानी मालूम है ना रामायण मालूम है, लेकिन वो फिर भी आके टीका टिप्पणी करके चल जाए तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो उस समय कैसे कानून हमारे लिए वो बना देंगे, इसी बात को लेके विरोध होता है। आगे बढ़ते हैं, 1927 में देखेंगे फिर कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन होता है। जब यह साइमन कमीशन का गठन करने की घोषणा की जाती है, गठन किया जाता है, तो उसी समय जो कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, मद्रास में।
वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। इसकी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह डॉक्टर अंसारी चुने गए थे। तो मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष 1927 में डॉक्टर अंसारी चुने गए। इसी में देखेंगे कि साइमन आयोग के विरोध का निर्णय लिया जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि साइमन आयोग के विरोध का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइमन आयोग का गठन 27 में हुआ था और 27 के ही कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो है इसके विरोध का निर्णय लिया गया था। साइमन आयोग भारत कब आता है? अच्छा देखिए, जब ये घोषणा हुई थी तो इंग्लैंड में हुई थी। तो आपसे पूछेगा कि चलिए घोषणा कब हुई और यह भारत कब आता है? तो घोषणा के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन जब 27 में हुआ, लेकिन जब भारत आता है तो यह 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। तो साइमन आयोग भारत में कब आता है? तो 3 फरवरी 1928। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। वनडे एग्जाम हो, सिविल का एग्जाम हो, आरओ का हो, सब में डायरेक्टली इसको याद रखे रहिएगा। गठन कब होता है और फिर यह भारत में कब आता है? तो भारत में आने का जो समय हो 3 फरवरी 1928। सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले वह बम्बई में आता है। ठीक है, यहीं पर साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया जाता है। आप देखेंगे ना, ये जब जानते हैं कि अभी लोग आ रहे हैं, सब गोरे लोग उसमें शामिल है, तो कुछ भारतीयों को इकट्ठा हो जाते हैं और उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है और नारा दिया जाता है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो कहाँ पर नारा दिया जाता है? बम्बई में साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछेगा और लोग याद भी नहीं करते हैं, साइमन गो बैक जो है, इस नारे को दिया किसने था? तो आप देखेंगे इसके बारे में पूछ लेता है साइमन गो बैक नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए रहिएगा। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक का नारा दिया है। और इनके बारे में एक बात और रखिए कि इन्होंने 2 फेमस नारे दिए, एक साइमन गो बैक, एक दूसरा अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप देखेंगे ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा तो यह नारा बहुत फेमस होगा। इस प्रकार से यूसुफ मेहर अली अपने नारों के द्वारा जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए और आज भी साइमन गो बैक और अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा देखेंगे ये बहुत पावरफुल नारे थे जिसको जनता ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया। उसका सही में जैसा प्रयोग होना चाहिए था वैसा प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछेगा साइमन गो बैक नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आयोग भारत के जिन जिन शहरों में, आप देखेंगे कि यह आयोग बम्बई आया तो इसका विरोध हुआ, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि यह आयोग जिन जिन शहरों में पहुंचता है उन शहरों में इस आयोग का विरोध होता है। जैसे कलकत्ता में जब यह आयोग पहुंचेगा, पहुंचता है तो इसका विरोध देखेंगे वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाता है। तो कलकत्ता में साइमन गो बैक या साइमन का विरोध कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। लखनऊ में इसका जो है खली कुज्जमा के द्वारा किया जाता है। मद्रास में टी प्रकाशन द्वारा। अच्छा देखिए, जो दक्षिण भारत के नाम होते हैं वो आपको उत्तर भारत के नाम से अलग ही दिखेंगे। तो ऐसे में आपको याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे अलग नाम है वो समझ लीजिए मद्रास या दक्षिण भारत से संबंधित नाम है। तो मद्रास में टी प्रकाशन द्वारा, और वहीं लाहौर में तो बहुत फेमस है कि लाहौर में जिनके कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी, लाला लाजपत राय द्वारा। तो लाला लाजपत राय लाहौर में इस आंदोलन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे और यहीं पर इनको देखेंगे सैंडर्स द्वारा इन पर लाठीचार्ज जब किया जाता है तो इनको लगता है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना तो आप कलकत्ता में इतना तो आप जान ही गए। फिर से देख लीजिए, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ में खली कुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशम और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा है। हमने तस्वीरें लगा दी हैं लाहौर में, ये देखिए लाला लाजपत राय की तस्वीर मैंने लगाई है। इनके द्वारा क्या है कि जब साइमन कमीशन जो है लाहौर में पहुंचता है तो इनके द्वारा विरोध किया जाता है। अब लाहौर कब पहुंचता है इस बारे में बात कर लें। 30 अक्टूबर 1928 इस दिन को आयोग लाहौर पहुंचता है। साइमन जो कमीशन था बम्बई से होते हुए विभिन्न शहरों से होते हुए वह अनेक शहरों में पहुंचता है। तो 30 तारीख को आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में 1928 के दिन यह लाहौर पहुंचता है। लाहौर में पहुंचने के बाद, एक मिनट,
विरोध प्रदर्शन जो यहाँ पर होता है वो किन के नेतृत्व में होता है, तो लाहौर जब पहुँचेगा तो विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन होता है। विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज हो जाता है। विरोध प्रदर्शन इस तरह होता है कि यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो इस समय जो लाठीचार्ज होता है इसमें देखेंगे कि जो लाला लाजपत राय जी हैं एक घायल हो जाते हैं, इसी लाठीचार्ज में एक घायल हो जाता है और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन यहीं पर कि उस समय जब यह लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस अधीक्षक कौन था। पुलिस अधीक्षक मतलब जिसे आज हम एसपी के नाम से जानते हैं, तो उस समय पुलिस अधीक्षक कौन था, तो उस समय पुलिस अधीक्षक जो था स्कॉट था। ठीक है, पूछेगा जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो उस समय पुलिस अधीक्षक वहाँ का कौन था, तो स्कॉट था। वहीं पुलिस उप अधीक्षक जिसे हम DYSP बोलते हैं, पुलिस उप अधीक्षक कौन था, तो उस समय सैंडर्स था। और आप देखेंगे लाठीचार्ज का जो है आदेश दिया जाता है और इसी लाठीचार्ज के दौरान इन पर कुछ लाठियां भाजी जाती हैं और जिनके कारण इनको गंभीर रूप से चोटिल और घायल हो जाते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे कि 17 नवंबर, यहाँ अक्टूबर हुआ और इसी लाठीचार्ज में इनको भाई लग जाता है, तो 17 नवंबर जाते जाते इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर को देखेंगे 1928 के दिन लाठीचार्ज में घायल हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थे, बहुत चर्चित थे, तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो जो युवा क्रांतिकारी थे भगत सिंह और जितने भी युवा क्रांतिकारी थे उनके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है और इन्होंने बदला लेने के लिए देखेंगे बाद में जाके सैंडर्स की हत्या भी कर देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप फिलहाल इतना जानिए कि 17 नवंबर 1928 में लाठीचार्ज में घायल हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने, देखिए जब ये घायल हो गए तब इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया हर एक प्रहार, इन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर किया गया है उसका हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर प्रहार किया गया है यह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। और यहीं पर एक कोटेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जोर देके कि ये चीज़ें मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दी है। तो इसको आप देखिएगा कि आपसे ही हूबहू ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि किसका कथन है, तो आपको याद रखना होगा लाला लाजपत राय का। गांधी जी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा कि भारतीय सौरमंडल में एक सितारा डूब गया। तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय सौरमंडल, देखिए स्टेटमेंट को ही उठा के क्वेश्चन बना देता है, तो वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया, यह किसके संदर्भ में कहा गया था। आप क्वेश्चन पढ़िएगा किसके संदर्भ में कहा गया था, तो लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तो उनको लेकर यह बात कही गई थी। आपसे पूछेगा कि किनका स्टेटमेंट है या किनके द्वारा कहा गया, तो यह है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है कि आयोग के समर्थक में कौन था। अब यहाँ लाहौर तक पहुँचती है, यहाँ तक कहानी तो हमने आपको बता दी। अब बात यह है कि क्या सब लोग विरोध कर रहे थे, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। और पूछेंगे अच्छा अगर नहीं तो सर तो फिर ऐसे में इसके समर्थन में कौन कौन थे, तो इसके समर्थन में हम आपको बता दें कि उस समय जो जाति या सांप्रदायिक तत्व लोग थे वही लोग इसका समर्थन कर रहे थे। उन लोग का मानना था नहीं 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 सब सही है, विरोध विरोध नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग थे और जो अपने हितों को साधते थे, अपने जाति से संबंधित हितों को साधते थे, कुछ सांप्रदायिक तत्व थे, उन्होंने ये देखेंगे कि साइमन आयोग जो था इसका समर्थन भी करते हैं। और उनमें से आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इनमें जो इसके समर्थन में शामिल थे उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। अभी आपको सोच के कितना वो लग रहा होगा। इनमें से जो शामिल था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसमें देखेंगे मद्रास में जस्टिस पार्टी भी इसका समर्थन कर रही थी। मद्रास में जस्टिस पार्टी, इधर भीमराव अंबेडकर इसका समर्थन कर रहे थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी इसका समर्थन कर रही थी। और मुस्लिम लीग भी इसका, अब मुस्लिम लीग तो समर्थन करेगी भाई, अंग्रेज़ों की चटकारता इनको करनी थी तो इनका लाभ था भाई, तो इनको करना था। तो आपको याद करना पड़ेगा कि आयोग का समर्थन
किसने किया या किन के द्वारा किया गया, तो उसमें से थे मद्रास में जस्टिस पार्टी, और यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया जाता है। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो किसी भी रूप में तो आप आंसर दे लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता दो जो क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी जो था, इसके संस्थापक के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके संस्थापक जो थे अफसर हुसैन थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो अफसर हुसैन थे। इसके संस्थापक कौन थे? अफसर हुसैन। आप देखेंगे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे अफसर हुसैन, याद कर लीजिए एकदम, अफसर हुसैन। अच्छा देखो अब याद कैसे करोगे, पंजाब जो है लंबे, यहाँ के जो लोग होते थे लंबे चौड़े होते थे, वो अफसर बनने या फौज में जाने की काबिलियत रखते थे। तो पंजाब से अफसर बनने वाली फीलिंग आती है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि पंजाब अफसर, पंजाब अफसर, पंजाब अफसर, अर्थात पंजाब से यूनिस्ट पार्टी हैं जो इनके संस्थापक हैं अफसर हुसैन। ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में बता देते, मोहम्मद शफी, इनके नेतृत्व में कुछ लोगों ने समर्थन किया। अच्छा, मुस्लिम लीग में दो धड़े हो गए, मुस्लिम लीग में दो धड़े हो गए। तो जो कुछ लोग ऐसे थे जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में आप देखेंगे इसका समर्थन करते हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको जानकर अब इसको थोड़ा सा खुश होना कह लीजिए या जो भी हो, कि मोहम्मद जिन्ना के समर्थन वाले लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे थे, अर्थात मोहम्मद जिन्ना उन्ना जो है इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जहाँ मोहम्मद जिन्ना जैसे लोग विरोध कर रहे थे, वहीं अम्बेडकर जैसे लोग, आप देख रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग काबिल इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखे रहिएगा। मैंने बहुत शार्ट तरीके से अच्छे से इसको प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। आयोग की सहायता के लिए 2 समितियों का गठन किया गया। आप देखेंगे जब ये आयोग आया तो इसकी सहायता के लिए 2 समितियों का गठन किया गया। तो 2 समितियाँ कौन कौन थी? तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बटलर समिति क्या थी या बटलर समिति का कार्य क्या था। तो आप जानिए कि इस आयोग की सहायता के लिए गठित किया गया था साइमन आयोग के, और बटलर दो थी, एक थी हार्टोग समिति और 1929 में, एक बटलर समिति 1927 में। बटलर समिति, इस समिति को यह अध्ययन करना था, इसको जिसे यह कार्य दिया गया, यह अध्ययन करना था, इसका काम था कि भारत सरकार के भारतीय नरेशों के साथ कैसे संबंध होंगे। बेसिकली इसको ये बताना था कि जो भारतीय नरेश है अर्थात देसी रियासतें हैं, उसके साथ भारत सरकार का कैसा संबंध होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मिलान में ही पूछता है कि बटलर समिति का संबंध था। तो एक तरफ बटलर समिति, एक तरफ हार्टोग समिति, और समितियां दे दी जाएंगी, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। तो बटलर समिति का संबंध जो है वह भारतीय नरेशों के साथ भारत सरकार के कैसे संबंध होंगे इस बारे में गठित की गई थी, इसके बारे में इसको अध्ययन करना था। ठीक है। फिर देखेंगे दूसरी जो समिति थी हार्टोग समिति थी, जो 1929 में, हार्टोग समिति जो थी 1929 में गठित की गई, और इस समिति को भारत में शिक्षा के प्रगति के संबंध में विचार देना था। तो आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। 2 समितियां इस आयोग के साथ गठित की गई इसकी सहायता के लिए। पहली समिति थी बटलर समिति 1927, बटलर समिति 1927, अर्थात जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तो उसी समय बटलर समिति का गठन कर दिया गया। और इसका एक ही मकसद था कि यह अध्ययन करना कि जो देसी रियासत है अर्थात भारतीय नरेश है, उनके साथ जो है भारत सरकार, अर्थात उस समय जो भारत सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इनका क्या संबंध होना चाहिए आपस में। और दूसरी जो थी हार्टोग समिति 1929 में गठित की गई। इस समिति का मकसद यही था कि भारत में शिक्षा की प्रगति के संबंध में क्या चीज़ें हैं इसके बारे में इसको विचार देना था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, अब साइमन आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया कि यह कब घोषणा हुई थी, कब गठन हुआ था, भारत कब आया था, फिर यह कैसे लाहौर पहुंचता है, वहाँ लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हो जाती है, फिर वहाँ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि साइमन आयोग जो है यहाँ से रवाना कब होता है। मान लीजिए इसने आया, सब कुछ स्टडी किया, अब यहाँ से वो इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। तो इंग्लैंड के लिए रवाना कब हो रहा है? 31 मार्च 1929 को या इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगा। 31 मार्च 1929 को, कलर हम बदल लेते हैं,
तो 31 मार्च, कितना मार्च, 31 मार्च 1929 को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। थोड़ा सा मोटा इसको कर लेना। आप देखेंगे 27 मई 1930 को यह रिपोर्ट पेश करती है। देखिए 31 मार्च को यहाँ से 1929 को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि 31 के बाद मार्च, अप्रैल, मई में आपको देखेंगे 27 मई को यह रिपोर्ट पेश करता है। इस रिपोर्ट में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अच्छा, ये रिपोर्ट जब दे रहा है तो इस समय भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा हो चुकी थी और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना समझिए कि जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1930 में, तो उस समय सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाना था। ठीक है, 1919 अच्छा, इसमें प्रावधान जो किया, इसने जो बताया रिपोर्ट में क्या प्रावधान होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो 1919 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो प्रांतों में अस्थायी द्वैध शासन था, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1919 ईस्वी में जो उसका 1919 ईस्वी का अधिनियम है, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, द्वैध शासन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि द्वैध शासन क्या होता है। तो द्वैध यहाँ लिखा ना, इसके नाम से ही जानिए, द्वैध मतलब होता है दो शासन। दो शासन, कैसा शासन, एक ऐसा शासन कि दो लोगों के द्वारा चलाया जाए। तो उस समय देखेंगे कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय शासन को चलाने के लिए दो भागों में कुछ विषयों को बांट दिया गया। एक जो आरक्षित था वह गवर्नर के पास था, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर के पास था। यहाँ तक कि कानून बनाने का अधिकार और जो भी सुप्रीम पावर है एक प्रकार से गवर्नर के पास था, उसे आरक्षित विषय कहते थे। हस्तांतरित विषय या भारतीयों को दे दिया गया कानून बनाने का अधिकार, जिसे ये भी काम कर सकते थे। लेकिन क्या होता था, इनके ऊपर जो गवर्नर जनरल होते थे, चाहे तो इनके काम को ये अपने बीटों से प्रभावहीन कर सकते थे। तो एक प्रकार से ये ठग रहे थे भारतीयों को बस ये लॉलीपॉप दे रहे थे कि चलो ठीक है, तुमको भी कुछ काम दे रहे हैं, ये विषय है, इस पे तुम काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं अपने गवर्नर जनरल के पद का पावर का उपयोग करूँगा और इसे निरस्त कर दूंगा। एक प्रकार से झुंझुना दे रहे थे। तथा अच्छा, ये द्वैध शासन का मतलब ये हो गया। फिर देखेंगे प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। इसने कहा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया जाए तथा जो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें यह कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित है इसे समाप्त कर दिया जाए, तो आपको बताना पड़ेगा साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इस बात का प्रावधान था। फिर आपसे पूछेगा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए या किसमें कहा गया, तो आपको फिर बताना पड़ेगा साइमन कमीशन में इस बात के लिए प्रावधान किया गया कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है कि जो प्रांतों में सत्ता थी वह भारतीयों को सौंप दी जाए, मतलब भारतीयों को सौंप दी जाए प्रांतों की सत्ता। ये उत्तरदायी होंगे केंद्रीय विधानमंडल के प्रति। तो ये किन के प्रति उत्तरदायी होंगे? केंद्रीय विधानमंडल के प्रति। एक मिनट, यहाँ देखिए, उत्तरदायी शासन इसका मतलब ये था कि भारतीयों को प्रांतों के स्तर पर जो शासन है इसको सौंप दिया जाए और ये उत्तरदायी होंगे केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल मतलब आज का लोकसभा जो है एक प्रकार से, उसके प्रति यह उत्तरदायी होंगे और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। दूसरा इसमें जो प्रावधान किया गया, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए दूसरे प्रावधान जो किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, किंतु केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना ना की जाए। इन्होंने कहा कि प्रांत स्तर पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए लेकिन केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जाए। एक मिनट, फिर आप देख रहे हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। अब इसी में यह प्रावधान दिया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए और यह अखिल भारतीय संघ कैसा होना चाहिए? इसमें ब्रिटिश प्रांत हों और देशी रियासत हों।
तो इनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जिसमें ब्रिटिश प्रांत के तथा देसी रियासत के प्रतिनिधि शामिल हों। ठीक है, ये अखिल भारतीय स्तर पर हो गया काम। तो आपसे पूछ लिया गया ना कि प्रांतों में द्वैध शासन को किसके द्वारा, किसके प्रावधानों द्वारा हटा दिया गया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के में ये बात की चर्चा थी। फिर आपसे पूछेगा उत्तरदायी शासन की स्थापना किसमें कहने की बात कही गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गई प्रांतों में उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार के स्थापित की जाए इसके लिए, तथा केंद्रों में किसने कहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना ना की जाए। तो इसी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा होती है। अब आगे देखते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट में होती है कि इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के प्रतिनिधि शामिल हों। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो अभी तक मुसलमानों को दिया जा रहा था, अन्य लोगों को दिया जा रहा था, वो बोला गया कि इसको जारी रखिए भाई, इसको बंद करेंगे तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, हमको इनको लड़ाना है। तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको जारी रखा जाए और कम से कम 10 से 15% आबादी को वोट का अधिकार। देखिए अभी पूरे आबादी को वोट का अधिकार नहीं था, आपको अगर मालूम हो तो पूरे आबादी को वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन ये कहा गया इसमें कि 10-15% मतलब 100 लोगों में 10-15 लोग ही वोट देने के अधिकारी हैं। तो इसमें ये कहा गया कि 10-15% आबादी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। फिर आगे देखते हैं होता क्या। इसी में प्रावधान किया गया कि बर्मा ये जो बर्मा है आज का म्यांमार, इसको भारत से अलग कर दिया जाए। अभी तक बर्मा देख रहे होंगे कि भारत में शामिल था, लेकिन इसी में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा सिंध और उड़ीसा, तथा सिंध आप देखेंगे और यहाँ देखिए उड़ीसा, इनको अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। ठीक है भैया, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही होंगी मेरे ख्याल से कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो प्रावधान है ना, इस प्रावधानों से क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रावधान में आप देखेंगे कि कौन सा रिपोर्ट था जिसमें यह प्रावधान था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा सिंध और उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया जाए। तो यह प्रावधान था साइमन कमीशन के रिपोर्ट में। ठीक है, फिर पूछेगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। इसमें कहा जाता है कि गवर्नर और जो गवर्नर जनरल हैं वह अल्पसंख्यक जातियों का विशेष रूप से ध्यान रखें, अर्थात अल्पसंख्यक जातियों को जो है कुछ ऐसा चीज़ दें कि जो बहुसंख्यक से ये टकराएं और ये छिन्न भिन्न होकर रहें। इनका मेन मकसद ये था। तो यहाँ तक आप साइमन कमीशन के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पर इसके आगे की बात करने से पहले इसके बीच का एक पार्ट और है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये था साइमन कमीशन कैसे भारत आया, फिर इसमें क्या प्रावधान थे, इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई मैंने आपको बता दिया। अब एक जो टॉपिक छूट रहा था बीच में, उसको मैंने बीच में नहीं पढ़ाया क्योंकि सब घोंच फोंच हो जाता तो आपको समझ में नहीं आती। मैंने इसको अलग कर दिया और अलग से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। बर्किनहेड की चुनौती और नेहरू समिति, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। 1928 ईस्वी, आप देखेंगे कि 1928 ईस्वी में भारत सचिव 1928 में भारत सचिव थे बर्किनहेड। अब बर्किनहेड की चुनौती, तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है। तो बर्किनहेड जो है, एक मिनट, हाँ, तो बर्किनहेड जो है इस समय भारत सचिव थे। तो बर्किनहेड ने साइमन कमीशन के बहिष्कार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटिश संसद में यह कहा कि भारतीय केवल विरोध कर सकते हैं, स्वयं के लिए संविधान नहीं बना सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बर्किनहेड कौन था। तो बर्किनहेड भारत सचिव था। किसने यह कहा था कि भारतीय केवल विरोध कर सकते हैं और स्वयं का संविधान नहीं बना सकते हैं। तो ये पूछेगा किसने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो उस समय जो भारत सचिव थे बर्किनहेड, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट आया था। अच्छा, आप देखेंगे जब ऐसा चैलेंज दिया जाता है तो हमारे यहाँ जो नेता होते हैं इस बात को, गंभीरता को समझ लेते हैं और इस मौके को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चैलेंज को। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बर्किनहेड की इस चुनौती को देखेंगे स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के बाद बोलते हैं कि हम इसको स्वीकार करते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम अपना संविधान बना सकते हैं।
इस चैलेंज के बाद देखेंगे मार्च 1928 से लेकर मार्च 1929 तक 3 सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है, यह सम्मेलन हुए हैं। तो स्वीकार किया गया तथा मार्च 1900 भारतीयों द्वारा मार्च 1928 से लेकर 19 मई 1928 अर्थात मार्च अप्रैल मई 3 महीने के अंदर 3 सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए। सर्वदलीय मतलब सभी दलों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे फिर आगे कि मई 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन हुआ। जब 3 सम्मेलन बुलाए गए उनमें सभी दलों के लोग शामिल थे। तो मई जो 1928 में तीसरा सम्मेलन दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो दिल्ली में कहाँ हुआ? तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और किनकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में आप देखेंगे यह संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जो है भारत के संविधान का एक खाका तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई। आप देखेंगे जब हम सर्वदलीय सम्मेलन बुलाते हैं कि बर्कनहेड ने भाई कहा है कि आप लोग खाली विरोध करते हो, आप लोग संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब इसी बहाने तो हम अपने संविधान को बना सकते हैं, नहीं तो फिर हमको फिर ऐसा दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है, मतलब सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है, सम्मेलन होता है, उस पर बात किया जाता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमको इसी समय का इंतज़ार था, अब इस समय पे अगर ना किया जाएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हम अपने संविधान को कैसे बनाएं, इनको बता देते हैं कि हमारे अंदर बनाने की क्षमता है और राजनीतिक सोच हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी है। तो फिर क्या करेंगे? 3 सम्मेलन बाद, एक सम्मेलन में नहीं बनी, 2 सम्मेलन में शामिल हुए, तीसरे सम्मेलन में देखेंगे दिल्ली में होता है डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। इसी सम्मेलन में देखेंगे कि भारत के संविधान का खाका तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसके? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि जो समिति का गठन किया जाता है उसके बारे में, उसे हम नेहरू समिति के नाम से जानते हैं और नेहरू समिति के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसे लगे आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसे लगे आपको चीज़ें मेरी अगर समझ में आ रही हो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो जो आता है वह पिछले वीडियो से कनेक्ट होता है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे तो अगला वीडियो आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और हिस्ट्री इसीलिए लोगों को याद नहीं होता है क्योंकि वह कूद कूद के पढ़ना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट से पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनको जल्दी भूल जाता है और फिर बोलते हैं कि मुझे समझ में चीज़ें नहीं आ रही। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए। जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका समस्या का निवारण करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।